Okay. In the last class, we completed rewards and recognition, right? With rewards and recognition, we have completed the 4 components of salary, the main 4 components. उसमें क्या difference होता है वो आपको समझ में आया? ठीक है? Base pay क्या होता है? Allowances क्या होता है? Benefits क्या होता है? Incentive क्या होता है? Rewards and recognition क्या होता है? Now you will not use it interchangeably. No, there are differences between all of those things. Now, I was supposed to teach you statutory benefits in this class. I told you that we'll start with statutory benefits. Statutory benefits matlab those benefits which are mentioned in the law. An employer is obliged to give those statutory benefits. आप कोई और benefit दें या ना दें, लेकिन वो benefits देना जरूरी है because that is mentioned in the law of government. Right? If you are an employer, if you are in that organization, you need to give those statutory benefits. लेकिन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स के बाद एक पढ़ाना था आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? तो आई थिंक इट इज अप्रोप्रिएट कि आप सोशल सिक्योरिटी थोड़ा सा पहले पढ़ लें, क्योंकि जितने स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं दे आर अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी. तो पहले समझ में आ जाएगा कि सोशल सिक्योरिटी क्या है, फिर स्टैट्यूटरी बेनिफिट समझने में आसानी होगी. ठीक है? राइट डाउन सोशल सिक्योरिटी. Put down your pen and understand the concept first. Social security क्या है? देखिए, आपने ये सुना है कि गवर्नमेंट समाज में विकलांग लोगों के लिए ये है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतनी % अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको एक आर्टिफिशियल लिंग प्रोवाइड किया जाएगा. ये सब सुना है, सरकारी अस्पताल में होता है. या विधवा को, जो विडो होती है, एजेड होती हैं, विधवा, उनको पेंशन मिलता है या कुछ असिस्टेंस दिया जाता है. ठीक है? ये सब समझ में आता है? ये सब सुने होंगे कि और कोई आपदा हो गई तो उसमें गरीबों को कुछ मिलता है. ये सब सुनेंगे. ये सब एक टाइप का सोशल सिक्योरिटी है. सोशल सिक्योरिटी से क्या समझ में आता है? ये दो वर्ड से मिला है, एक सोशल और एक सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपको सिक्योर करना, सोशली आपको सिक्योर करना. ठीक है? हमारी लाइफ में इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स कभी-कभी एज कंटिंजेंसीज ऑफ लाइफ, ठीक है, कुछ इमरजेंसी लाइफ की ऐसी होती है जिससे हम अकेले फाइट नहीं कर सकते. We cannot fight alone with those contingencies of life. To fight with those contingencies, you need help from the society. Okay? Organization is also something which is there in the society. Organization operates in the society. You can consider it a social element. So, इन contingencies को जब हमारी लाइफ में आती है, जब किसी के भी लाइफ में आती है, तो उसको फाइट कर पाना अकेले संभव नहीं होता है. उसी को सिक्योर करने के लिए, उसी के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है, उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी. ठीक है? लॉर्ड बेवरिज सेड कि सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट देखो. सोशल सिक्योरिटी को ब्रॉडली 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया और बोला कि ये जो कंटिंजेंसीज अगर हमारे लाइफ में आई, हम काम कर रहे हैं और ये कंटिंजेंसीज हमारे लाइफ में आई, और ये सारी कंटिंजेंसीज वो होती हैं जो ऑल ऑफ अ सडन आती हैं. We don't plan that. Nobody can tell you when this will happen. So when they come in your life, या तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल घट जाती है या फिर खत्म हो जाती है. So either your working capacity goes down, it reduces, or it completely is over. जैसे I'll give you the जैसे sickness.
Look at these six contingencies of life. जब आप बीमार पड़ते हैं, क्या प्लान करके बीमार पड़ते हैं? नहीं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बता सकते हैं कि बीमारी एक्सेप्ट फॉर व्हेन यू डोंट वांट टू कम। प्लान टू फॉल सिक। अब ये सिकनेस सर्दी खांसी बुखार से लेकर के कैंसर और टीबी तक का हो सकता है, सिकनेस हो सकता है ना। जब ऐसी कंडीशन वर्किंग लाइफ में आती है तो क्या हम काम उसी एफिशिएंसी से कर पाएंगे? नो, योर वर्किंग कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड, राइट? व्हाट विल हैपन टू यू एंड योर फैमिली देन? कैन यू फाइट विद दिस अलोन? क्या आप अकेले फाइट कर सकते हैं? खर्च पे खर्च आता जाए। Will you be able to fight alone when you are sick? No, you need help. Second, maternity. Maternity is a natural phenomenon of life. There are so many women employees who are working across the world. These women employees, when they are expecting, their working capacity is reduced because of natural phenomenon. They cannot work as much as they are working when they are not expecting. तो क्या वैसे कंडीशंस में वुमेन एम्प्लॉय को कोई हेल्प नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। ये छुट्टी के तौर पे, बेनिफिट के तौर पे किया जाना चाहिए, राइट? वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है, नेक्स्ट इज डिसेबलमेंट। फैक्ट्रीज वगैरह में डिसेबलमेंट आपको यहाँ एसी रूम में बैठ के समझना बहुत मुश्किल है, या अगर आप आईटी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना। But think of factory, think of the manufacturing units. केमिकल फैक्ट्री में काम होता है, पटाखा फैक्ट्री में काम होता है, सारे जितने एसिड बनते हैं, जो भी बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एवरीथिंग, आखिर तो केमिकल बनता है तो उसकी फैक्ट्री है, राइट? यही कोका कोला की फैक्ट्री ले लो, क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं हो? गैस चैम्बर होगा ही चैम्बर, फैक्ट्री है तो। अब उस चैम्बर पे काम करने वाले लोग हमेशा ही प्रोन हैं एक डर से, they are always prone to accidents, right? They are always prone to accidents. कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है despite taking all the safety measures. कई बार हुआ है गैस का जो एक्सप्लोजन हुआ है उससे चेहरा जल गया, हट गया। चेहरा जलता कहाँ है? गैस के एक्सप्लोजन से चेहरा पूरा फट जाएगा, आपका हाथ जा सकता है, पैर जा सकता है, आप जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकते हैं। लेकिन वैसे कंडीशंस में लाखों लोग काम कर रहे हैं हमारे, क्या उनको प्रोटेक्ट करना अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए, ये हमारा काम नहीं है? काम है ना? अगर उनको कुछ हो जाएगा फिर उनके परिवार का क्या होगा, राइट? और उन्हीं का क्या होगा? उनको तो फिर से रीएम्प्लॉय किया नहीं जाएगा। ये हुआ था, ये बहुत कॉमन चीज है। आई फैक्ट डिसेबलमेंट होता रहता है। When I was working, there was a person who was there in safety department. He was handling, there was something, the gas was not coming out and he was handling that knob, और उसमें ही explosion हो गया। पूरा वो emergency में उसको hospital admit करना पड़ा था, पूरा चेहरा जल गया, permanently जिंदगी भर के लिए जल गया। 24 या 25 टाँका सिर्फ चेहरे पे लगा था, आप समझ सकते हैं। 25 स्टिच सिर्फ चेहरे पे लगा था, हाथ बहुत जला था, वो सब लगा था। Leave for 3 to 4 months because it was indicated not to get up from the bed, and then all the type of compensation was paid. अब सोचिए कि अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, क्या ये एथिकल है? नहीं है ना? इसमें भी वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। डिसेबलमेंट और किस टाइप का होता है? देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, मीथेन आइसोसाइनेट गैस था, हजारों लोग मर गए। असर ये हुआ कि सालों तक बच्चे जेनेटिकली ट्रिपल्ड पैदा हुए वहां। अभी भी होती है, दिवाली का सीजन आने तो उसके बाद देखना, आए दिन पटाखा फैक्ट्री में आग लगती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, डिसेबल होते रहेंगे, है ना? ऐसा होता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज, जैसे कि यहाँ का 2 रूम लेकर के अगर फैक्ट्री खोल दिया जाए और आप उसको रजिस्टर नहीं करा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट का कॉम्पेंसेशन रूल वहाँ पे लागू नहीं होता है।
फॉर द सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पढ़ाएंगे आगे, उनको अवेल करने के लिए आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी तो गवर्नमेंट का लॉ लागू होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे गवर्नमेंट का लॉ लागू होता है क्या? नहीं है। आप घर में मेड रखते हैं, 1500 में मेड रखते हैं, अगर उसको 1400 ही देंगे तो क्या वो केस करेगी आपके अगेंस्ट? और करेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां गवर्नमेंट का लॉ है, जहां मिनिमम वेज लगा है, आप मजदूर रख रहे हैं, आपकी कंपनी है, आपकी फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और वहां पर आप मजदूर रख रहे हैं और वहां आप उसको मिनिमम वेज नहीं दे रहे और वो केस कर देगा तो एज एन एम्प्लॉयर आपकी हालत खराब कर दी जाएगी, क्योंकि वहां गवर्नमेंट का लॉ लगता है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, यहाँ देखा है स्टेशन के पास महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, जब वो बन रहा था काफी पहले, तो वहां छत से एक मजदूर गिर के मर गया था। छत से एक मजदूर वहां पे बन रहा था, गिर के मर गया। The employer refused to pay compensation. Compensation काफी heavy compensation, डेथ हो गई, disablement में compensation है, आपका डेथ हो गया, and the employer was refusing to pay compensation. Somebody, क्योंकि मजदूर इलिटरेट होते हैं ना, उनको अपने राइट्स का अवेयरनेस नहीं होता है, आधा से ज्यादा लेबर लॉ इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती है। तो he was fired off, he died, and then somebody gave this information to his family that you are entitled for this and this benefit. Why didn't you write a letter to the commissioner? Compensation commissioner होता है appointed, उन्होंने लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमें कुछ नहीं मिला। तो he sent first notice to employer, second notice भी employer को दिया, उसने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। At the third notice he paid the compensation. क्यों? क्योंकि अगर आप compensation पे नहीं करेंगे तो आपकी एसेट सीज होगी, आपके एसेट सीज हो जाएगी और लैंड रेवेन्यू के टर्म्स में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सब चीजों को देखने के लिए कमिश्नर वगैरह अपॉइंट होते हैं। तो आपने सुना है ऑक्शन, ऑक्शन सुना है? ऑक्शन में गाड़ी वाड़ी क्या बिकती है? 15% दाम पे बिकती है ना, ऐसे वो बोली लगना नहीं, वो अलग चीज है कि किसी का साइन किया हुआ ऑटोग्राफ 5 करोड़ में बिका, वो सब अलग चीज है। बट आप देखेंगे किसी का एसेट नीलाम होता है तो वो बहुत एकदम कौड़ी के दाम बिकता है, लेकिन उस एसेट की कीमत बहुत होती है। तो अगर वो पूरा कॉम्प्लेक्स बिकता और उसका एसेट बिकता तो उसको 15% 20% मिलता बस उसका, तो फटाक से फिर सारा कॉम्पेंसेशन उसको पे किया। Such is the effect of laws. Next is unemployment. एक टाइप का सोशल सिक्योरिटी एक्ट है जिसको हम ईएसआई एक्ट कहते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहते हैं। ठीक है, ईएसआई का हॉस्पिटल कहाँ है? आप वहां से क्रॉस करते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से क्रॉस करना, जो इधर एम्प्लॉयमेंट नियोजन भवन, मैम आपका हां नियोजन भवन देखा है ना, वो नियोजन भवन में देखना ईएसआई का ईपीएफओ का ऑफिस है वहां, और ईएसआई का ऑफिस भी है शायद, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का ऑफिस। ईएसआई का हॉस्पिटल एक फुलवारी शरीफ में है और एक और इसमें है दीघा में है, और अभी एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल दीघा में बन रहा है, दैट इज अ 14 फ्लोर हॉस्पिटल। ईएसआई एक्ट भी थोड़ा बताना है मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर सम सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स कि मान लीजिए कि आपने अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये सब जनरली वर्कर के लिए स्टार्ट हुआ, अब उसका बेनिफिट तो धीरे धीरे एम्प्लॉयज के लिए भी लाया गया, लेकिन वर्कर्स की हालत बहुत खराब थी, वो फिर मरने की नौबत आ जाती थी उनकी, इसीलिए ये सारे सोशल सिक्योरिटी उनको ही ध्यान में रख के बनाए गए। प्रोविडेंट फंड इतने हैंडसम सैलरी कमाने वाले लोगों के लिए नहीं स्टार्ट हुआ था, प्रोविडेंट फंड स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, सबसे पहले वो कोल माइंस में इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो जितना भी आप एक्ट वगैरह पढ़ रहे हैं आप समझिए कि ये वर्कर के लिए स्टार्ट हुआ था, एंड देन ग्रेजुअली इट टुक इट्स मॉडर्न फॉर्म एंड देन बेनिफिट्स एंड ऑल ऑफ दैट व्हिच अ मॉडर्न एम्प्लॉयी गेट्स। There are some social security acts that provide you unemployment allowance. Say for example I fired you off my job, आपको रिट्रेंच कर दिया गया, मैंने कोई कारण बताया, गवर्नमेंट से परमिशन लिया और आपको रिट्रेंच कर दिया। Now what? उसकी फैमिली भूखे मर जाएगी, सीधा ही अनएम्प्लॉय कर दिया, तो फिर तो गवर्नमेंट ने इसका प्रोविजन बनाया कुछ सालों के लिए
कुछ सालों नहीं, शायद 1 साल है या 2 साल है, नीड टू चेक इट। 1 साल या 2 साल का, एक ही साल का प्रोविजन होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि तब तक नहीं, जब तक आप दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन योर फैमिली। इसमें भी वर्किंग कैपेसिटी घट जाएगी, घटेगी ना, काम ही नहीं कर रहे हैं आप तो। नेक्स्ट इज ओल्ड एज, वेरी वेल अंडरस्टूड। जैसे जैसे लोग रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे वर्किंग एफिशिएंसी उनकी कम होती रहती है। Now when they retire, they are off from work. What will they eat? All their life, salaried employee बचा पाता है क्या पैसा? अगर पीएफ का पैसा ना बचे और तुमको कोई पॉकेट मनी बोले कि हर महीने इससे तुम 500 रुपए बचा पाओ, कुछ ना कुछ खर्च निकल आएगा तुम्हारा। हाँ, सैलरी से डिडक्ट होता है, और वो डिडक्ट होता है और वो कट के तुम्हारे हाथ में आता है, तो वो सेव हो जाता है पैसा। एंड बाय द टाइम यू रिटायर, यू हैव सम गुड अमाउंट इन योर अकाउंट। पीएफ जो हमने बोला, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए स्टार्ट हुआ था कि उनके लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव वो कर सके, ताकि वो अपना ओल्ड एज में खाना पीना कर सके, ओल्ड एज में दे कुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। पीएफ इज अ बिग स्ट्रेंथ टू ओल्ड एज पीपल, है ना, और काफी पैसा हो जाता है पीएफ का। गवर्नमेंट ही देती है सोशल सिक्योरिटी, कभी भी प्राइवेट कंपनीज नहीं देगी आपको। उसमें एक आध है ग्रेचुटी वगैरह है, वो एम्प्लॉयर देती है, गवर्नमेंट कंपनी देगी। हाँ, उसको सोशल असिस्टेंस कहते हैं। We will study in its part. That is called social assistance. Unemployment, old age में भी आपकी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है। Next is death. Say for example, वही चीज देख लो कि यहाँ डिसेबल हुआ, यहाँ पे एक्सीडेंट से डेथ भी हो सकता था, ना? Somebody could have died. अगर डेथ हो जाता है तो क्या ये हमारी सोसाइटी की, जिसमें से एम्प्लॉयर भी एक सोसाइटी का पार्ट है, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको इतना पैसा दिया जाए या उसको इस तरीके से सोशली हेल्प किया जाए कि वो अपने आप का केयर कर सके और अपनी फैमिली को केयर कर सके, राइट? जो वर्कर्स बहुत नीचे तबके के होते हैं, जो एम्प्लॉयड होते हैं इंडस्ट्री में, उन वर्कर्स की आजीविका ही बहुत मुश्किल से चलती है। और क्योंकि हम इसको एथिकल मानते हैं कि भाई हमारे यहाँ अंतिम संस्कार एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मर जाने के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना होता है। पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में भी आते हैं। और हम तुमको बता देंगे, तुम्हारी क्यूरियोसिटी जो है वो दो तरीके की होती है, सोशल सिक्योरिटी, एक असिस्टेंस, एक इंश्योरेंस। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इंश्योरेंस की बात करेंगे। इंश्योरेंस मतलब पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। जैसे ईएसआई एक्ट वगैरह होता है, ईएसआई एक्ट है, ये एक्ट पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एक रिवोल्यूशनरी एक्ट था, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जो इंडिया में स्टार्ट किया गया। आपको ये समझना होगा हर चीज के पीछे की वर्कर्स की हालत बहुत ही बुरी थी, उनको एम्पावर, उनको थोड़ा सा सोशली बराबर लाने के लिए किया गया। डेथ हो जाए तो हमारे अंतिम संस्कार भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन शायद वर्कर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि घर वालों के पास, जिसको खाने का पैसा नहीं है वो अंतिम संस्कार का पैसा कहाँ से आएगा? लकड़ी कहाँ से लाओगे? आप लकड़ी नहीं ला सकते, लकड़ी में क्या आग लगा, पेट्रोल से आग लगाई जाती है। देयर इज अ प्रॉपर मेथड ऑफ अंतिम संस्कार। देन उसमें बहुत सारी पूजा पाठ होती है, उसमें जो बजट होता है उसको पैसा दिया जाता है, कुछ चीजें दान की जाती है। देयर सो मेनी थिंग्स। कोविड के टाइम पे गंगा में बहुत सारी लाश बनी थी ना, और लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत अनएथिकल है कि ऐसे लाश। आप सोच सकते हैं जिसको बीमारी का इलाज कराने का पैसा नहीं है, उसको अंतिम संस्कार का पैसा है। जो मर गया उसके घर में, वो अब ये सोचेगा कि वो बाल बच्चे को क्या खिलाएगा, या फिर अंतिम संस्कार में पैसा वो लगा सकता है क्या? हमारे लिए एथिक्स सोचना तब इम्पोर्टेंट, तब हम सोच सकते हैं ना जब हमारे पास पैसा होता है।
अच्छा ये जरूरी है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके लिए कुछ जरूरी नहीं होता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये समाज अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ क्यों काम करता है? आप अनएम्प्लॉयमेंट रखेंगे तो भूख तो लगेगी ना, और जब भूख लगेगी और लोग अपने बच्चे को बिलखते हुए देखेंगे तो वो चोरी करना शुरू करेंगे। आखिर क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, वो ट्रैफिकिंग करेंगे, बच्चों को बेचेंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे ट्राइबल बच्चे पैसों के लिए बच्चों को बेच। It's very, difficult to understand when we are standing here, when we have everything, when we have parents, we have home, we have money, we are studying. लेकिन आप उसके लिए सोचिए जो कि मर रहा है, उसका इलाज कराने का पैसा नहीं है। कोविड में तो अच्छे बच्चों की हालत खराब हो गई थी, वो अंतिम संस्कार करेगा। इतनी गरीबी है यहाँ इंडिया में, और आज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस वी कुड नॉट फाइट पॉवर्टी, चाहे जितनी भी बात हो जाए। कोविड में कोई भी हॉस्पिटल फ्री का एडमिट कर रहा था? कहाँ हेल्प किया? कोविड हॉस्पिटल। पीपल वर नॉट पिकिंग अप फोन्स, और जो अच्छे फैमिली के लोग थे ना, 10-10 हजार रुपए एम्बुलेंस वाले ले रहे थे अपने घर से। नहीं होता है, जो चीजें किताब में लिखी होती है वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती है। आपको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत समझने के लिए थोड़ा सा रियलिटी में आना होगा। से बोलो। इंडिया में पॉवर्टी नहीं है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। इंडिया की आबादी कितनी है? 1.2 billion. You know how many people live in poverty and below poverty line? There are people, आप सिर्फ उसकी क्यों बात करते हैं? आप आज राजा बाजार वाला एरिया क्रॉस करें, स्टैटिस्टिकली ही ये बात बोली जा रही है। ये स्कीम लाई ही गई थी इसलिए क्योंकि हालत इतनी बुरी थी। पीपल वर थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी। आप जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ेंगे तो हालत ऐसी होती थी ना। फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह जो आया तब टाइम रेगुलेट हुआ। 7 साल के बच्चों को एक्ट में मना किया गया कि 7 साल के बच्चों से नीचे काम नहीं कराया जाएगा। इसका मतलब 7 साल के बच्चे काम करते थे, 12 साल के बच्चे काम करते थे, और उनका वर्किंग आवर 10 आवर्स था। 10 आवर्स 11 आवर्स काम किया जाता था। और ये भी है कि अगर वो काम करते करते थक के गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, उनको पानी फेंक करके उठाया जाता था, छोटे बच्चों को। And sometimes when they were sleepy, they would fall off on the machine. आप नींद में अगर गिर गए और आपका हाथ कट गया, and you were thrown out of the company. सोशल सिक्योरिटी एक्ट या लेजिस्लेशन लाने के लिए बहुत रिसर्च हुआ, और बहुत कारणों से ये एक्ट को इतना स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट लागू करती है। लीगल एनफोर्समेंट है इसका, ठीक है। नाउ तो ये हो गया ओल्ड एज। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। I cannot get your point. Tell me. अब आप बताइए, आप राइट की बात कर रही है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एक एक्ट है 1986। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एक्ट 1986, ये अमेंडमेंट है, ये पहले आया था। इस एक्ट के तहत 14 साल से कम बच्चे को काम पे लगाना कानूनी अपराध है, मालूम होगा। 14 साल से कम बच्चे कानूनी अपराध है ना। कहीं पे भी लगाना, शॉप एस्टैब्लिशमेंट्स, किसी जगह 5% सिर्फ इम्प्लीमेंट होता है ओनली। चाय की टपरी पे हर जगह तुमको छोटा बच्चा दिखेगा, हर जगह तुमको 14 साल से नीचे बच्चा दिखेगा।
सब्जी वाले का बच्चा वो ये सोचेगा कि हम अपने बच्चे को सब्जी के लिए लगा लें तो कुछ बेच ले तो स्कूल भेजेगा। यही सब के वजह से गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया, मिड डे मील। खाने के लिए मुश्किल होता है ना, तो चलो उसी लालच में जाएगा कि खिचड़ी मिलेगी बच्चे को, और ये काम भी हुआ। काफी लोग अपने बच्चे को भेजना शुरू किए। साइकिल देना शुरू किया लड़कियों को, नीतीश कुमार ने साइकिल बांटी ना लड़कियों को, कि लड़कियों को तो और बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था घर के कामों में। तो ये सब चीजों की पहले आपको घर में काम करने के लिए ना छोटी लड़कियां बहुत मिलती थी, मेड्स वगैरह, मेड्स अपनी बेटी को लगाने। लेकिन जब से इन चीजों को ल्योर किया गया, मेंटेलिटी समझी जाती है ना, जिसके पास खाने को पैसा नहीं वो एजुकेशन सोचेगा। मार्केट में जो बिकेगा लोग खरीदेंगे, खरीदेंगे ना। अगर मुझे पता है कि मुझे 14 साल से नीचे की लड़की को रखने से जेल हो जाएगी, जेल हो ही जाएगी, तो मैं रखूंगी क्या? नहीं। लेकिन अगर उसका लीगल एनफोर्समेंट नहीं है तो शायद मैं भी रखूं। यही होता है सब जगह, एज छिपा छिपा के। एजेंसी में भी यही हो रहा है। एजेंसी में तो फिर भी थोड़ा कम होता है, अदरवाइज घरेले से तुमको दिखेगी 12 साल की लड़की, 12 साल का लड़का काम कर रहा है। हायर करने वाले पे क्या डिपेंड करेगा? कुछ नहीं डिपेंड करेगा। इतना एथिकल लोग होते तो एक्ट की जरूरत थोड़ी होगी। लॉ का फेयर कहाँ है? लॉ का फेयर तो तब होगा जब लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होगा। कहाँ हुआ? काम करते हुए देखती हो कि नहीं? कोई केस किया आज तक चाय वाले के ऊपर? ट्रेन पे इतना सामान बेचता है छोटा बच्चा। लॉ तो इनैक्ट हो गया है। ट्रैफिक पुलिस में यहाँ पे लॉ इनैक्ट हुआ है कि नहीं, कि आपको ड्राइवर सीट, कार सीट, सीट बेल्ट चला करके ही, सीट बेल्ट लगा करके ही कार चलानी है। 200 रुपए दो, आगे बढ़ जाओ। जिस दिन ऊपर से सिर पे डंडा पड़ता है उन लोगों को, उस दिन देखो फिर लाइन लगा देता है ये लोग गाड़ी का पकड़ पकड़ के। यही करना है ना। हाँ, तो वो एनफोर्समेंट है। किसी भी चीज का डर होना जरूरी है, जैसे कि किसी भी चीज का डर होना बहुत जरूरी होता है। ये एनफोर्स ही इसलिए किया गया है कि अगर कई बार, जैसे कि कॉम्पेंसेशन वाला हम आपको बताएं, अगर जो ऊपर से गिर गया कोई संज्ञान नहीं लेता उसका, nobody would have taken note of that thing, तो वो निकल जाता, नहीं देता। लेकिन किसी ने लिया तो क्योंकि लीगल एनफोर्समेंट है इसीलिए ये हुआ। आप जनरली देखेंगे जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके यहाँ अगर छोटे बच्चे काम करते हैं ना तो वो उनको रिलेटिव्स बताएंगे अपने। तो कभी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तुरंत केस बन जाएगा उनके ऊपर। वो बताएंगे मेरे गांव की बुआ की ये है वो है। दे विल नॉट से कि मैंने इसको डोमेस्टिक हेल्प के लिए हायर किया। और लॉ के एनफोर्समेंट का तो ये हालत है कि इंडिया की एक डिप्लोमेट थी, मेरे ख्याल से 2013-14 की ये बात है, ठीक है, 13-14 की ये बात है। her name was देवयानी खोबरा ग्रे। अमेरिका में हमारे यहाँ जैसे कि लेबर बहुत सस्ता है ना, कि 1500 रुपए में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए यू गेट अ डोमेस्टिक हेल्प, बट वहाँ ऐसा नहीं है। इफ यू कीप अ डोमेस्टिक हेल्प, वहाँ पे एक मिनिमम वेज फिक्स्ड है गवर्नमेंट की, और आपको जेल हो जाएगी, ठीक है, आपको जेल हो जाएगी, लिटरली, लाइक लिटरली, कि अगर आप उसको उतना पेमेंट नहीं करेंगे। एंड दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ योर सैलरी, मतलब इट कॉस्ट्स हेवीली। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है कि आप डेथ, सो फॉर डेथ अंतिम संस्कार के लिए भी घर के बड़े लड़के को, या फिर अगर बड़ा लड़का नहीं है या लड़का नहीं है तो किसी और मेंबर को उसके अंतिम डेथ का तो कॉम्पेंसेशन मिलता ही मिलता है, उसके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट भी मिलता है, और अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत रही होगी इस चीज को लाने के लिए, कि अंतिम संस्कार तक का पैसा नहीं है। तो इतना मॉरली डाउन नहीं कर सकते हैं हम लोग कि किसी को, कहते हैं ना कि मरने के समय दो लकड़ी भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी समझ में आया कि ये कंटिजेंसीज होती हैं लाइफ की, ये कंटिजेंसीज होती हैं लाइफ की। और इस समय या तो वर्किंग कैपेसिटी, ये देखो अब तो क्लासेस कोई भी लोग अब इस टाइम पे या तो वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है,
या फिर वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। डेथ के केस में क्या होगा, खत्म हो जाएगी वर्किंग कैपेसिटी। ऑल्सो अब ये समझिए कि सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पढ़े होंगे आप लोग 10th-12th में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 4A में लिखा हुआ है कि वी आर अ वेलफेयर स्टेट, हम कल्याणकारी राज्य हैं। तो लोग जब हमारे कंट्री के बारे में सोचते हैं, लेबर काम करता है तो क्या हमारे इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है, उसी की वजह से इकोनॉमी चलती है। He sells his hours of work and the economy cycle continues. तो ये हमारा यानी कि भारत सरकार का ये काम होगा, चाहे सरकार किसी की भी आए, पर ये सरकार का काम होगा कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कीजिए। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे आपका ध्यान नहीं जा सकता। आप प्रॉफिट कमाइए, लेकिन उनका कल्याण करना, उनका वेलफेयर के बारे में सोचना कि वो आगे कैसे रहेंगे, बीमार है तो कैसे होगा, ये समाज में ये आपको करना है। ये लिखा है हमारे संविधान में, दिस इज रिटन डॉक्यूमेंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इसका एनफोर्समेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और आप जहां तक बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की, फंडामेंटल राइट्स इज एनफोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट। आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट एनफोर्स्ड, लेकिन दिस इज लाइक अ मेजर डायरेक्शन टू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया कि आपको ऐसा करना है। तभी आप देखेंगे कि सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, वो इस डायरेक्शन में काम करती थी। सोशल सिक्योरिटी, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इंदिरा गांधी जब सरकार में आई थी तो पॉवर्टी का बहुत बड़ा नारा वो दी थी, गरीबी हटाओ। और जब और अभी वो क्या कहती है कि जब भाजपा की सरकार आई तो कि गरीब हटाओ। तो वो सरकार में आई थी उस वक्त हमारी स्थिति बहुत खराब रही, हम गुलाम रहे 200 साल तक। We have evolved from that condition to the modern time that you are seeing now. लेकिन अभी भी बहुत गरीबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की का। दो सबसे बड़ा क्रोनिक डिजीज क्या है, पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट। आज भी बेरोजगारी है, और बेरोजगारी तो प्रॉब्लम है ही, पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा है। आप डिग्री ले लिए हैं एमएससी का, एमबीए का, एंड देन यू आर फिलिंग अ फॉर्म फॉर बिलो योर क्वालिफिकेशन। बेरोजगारी है, नौकरी तो करनी है, राइट। दिस वाज योर इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्लास में सोशल अश्योरेंस और इंश्योरेंस बताएंगे, तुम्हारा और डाउट क्लियर होगा उसमें, ठीक है, विद एग्जांपल्स, एंड देन विल आई मेक यू राइट डाउन द नोट्स। Online students don't log out, okay? I'll take the screenshot. Wait. Thank you, everyone.